नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। आप देख रहे हैं एपीएन और मैं हूं राजश्री। देश की बात में आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में चुनाव के बाद गोवा से सरकार बनाने की बीजेपी की शुरुआत पर। कैसे बनी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में उठे कौन से सवाल और इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। मनोहर पर्रिकर का करियर अब तक कैसा रहा है और क्यों महत्वपूर्ण नेता है मनोहर पर्रिकर गोवा में और उनका चेहरा ही क्यों चुना गया, इसका भी विश्लेषण आपके सामने करेंगे। मणिपुर की भी बात करेंगे, मणिपुर में कैसे बनी है बीजेपी की सरकार बनने के आसार, और अब जबकि राज्यपाल ने बीजेपी को यह न्योता दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी वहां पर भी इतिहास रचने को तैयार हो गई है। कांग्रेस ने क्यों लगाए हैं खरीद फरोख्त के आरोप और राहुल गांधी ने क्या कहा है अपनी हार पर। अदालत के साथ संसद में भी कैसे संघर्ष छेड़ने की बात कर रही है कांग्रेस, ये आपको बताएंगे। उधर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने की तैयारी कैसी है, इसका भी जायजा आपके सामने रखेंगे। नवजोत सिद्धू बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री, ये जो कयास लगाए जा रहे हैं इसमें कितना दम है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पार्टी अध्यक्ष बनने से पहले ही कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, अपने ही दल के बड़े नेता क्यों इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। साथ ही कांग्रेस महासचिव पद से बीके हरिप्रसाद के इस्तीफे के मायने क्या हैं और इससे कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा, ये आपको समझाएंगे। बात करेंगे कि क्या यूपी में क्षेत्रीय दलों का कद और ताकत दोनों ही घट रहा है और इसका क्या असर होगा क्षेत्र की राजनीति पर, ये आपको बताएंगे। और सपा में बढ़ी अखिलेश के नेतृत्व के लिए कौन सी मुश्किल है और इस मुश्किल से वाकई अखिलेश पार पाएंगे या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। और बसपा के लिए कैसे वजूद बचाने का सवाल खड़ा हो गया है, इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। राज्यसभा की एक अदद सीट भी क्या होगी मायावती के लिए मुश्किल, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। और हम तमाम आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि आखिर मायावती की व्यक्तिगत मुश्किल भी, राज्यसभा में जाने की मुश्किल भी कैसे बढ़ सकती है। उधर हम जानेंगे कि कौन कौन है यूपी के भावी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार और क्या होंगी उनके सामने बड़ी चुनौतियां। किसके मंत्रिमंडल में शामिल होने के आसार हैं नई सरकार के साथ, बताएंगे आपको। नौकरशाही की बढ़ती कसमसाहट को भी, अच्छे ओहदे पाने की जो तेज हो रही है कवायद, उसे भी हम टटोलेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बहाने केजरीवाल के उपराज्यपाल से टकराव की जो आशंका बढ़ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और ईवीएम को लेकर कैसे विरोध तेज करने की कोशिश कर रहा है तमाम विपक्षी दल और इसका वाकई क्या असर होगा, ये सब कुछ भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, खासकर दक्षिण कोरिया से अपने संबंधों की, अमेरिका और भारत के संबंधों की भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक बेहद सुमधुर संगीतकार को भी याद करेंगे जिसने बहुत कम गीत दिए लेकिन ऐसे दिए जो सदियों बाद, दशकों बाद भी याद किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और देश की बात में सबसे पहले बात करते हैं गोवा की। गोवा में मनोहर पर्रिकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। कानूनी पेच फंसाने की कांग्रेसी कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अब उन्हें 16 मार्च को सदन में अपना बहुमत साबित करना है। आज मनोहर पर्रिकर के साथ साथ कुल 10 लोगों को शपथ दिलाई गई। इसमें महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों को और गोवा फॉरवर्ड के सभी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हांव मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की कायद्यावरवी स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधानाविशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निस्ता बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। और दिल्ली से आनन फानन में रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देकर गोवा भेजे गए मनोहर पर्रिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बन गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें करीब 5:30 बजे शपथ दिलाई गई। पर्रिकर के साथ ही 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। इनमें महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदीन धवलीकर और मनोहर अजगावकर, गोवा फॉरवर्ड के विजय सरदेसाई, विनोद पल्लीकर और जयेश सालगावकर और बीजेपी के फ्रांसिस डिसूजा और पांडुरंग मेडकेकर शामिल हैं। इसके अलावा निर्दलीय गोविंद गावड़े और रोहन खाउंटे भी मंत्री बने हैं।
इससे साफ हो गया है कि बीजेपी को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के विधायकों को भरोसा है कि पर्रिकर 5 साल सरकार चलाएंगे। Good hearing was unwarranted for. If they had the strength, they should on the floor of the house throw the government down. They have unnecessarily wasted time of the Supreme Court and unnecessarily wasted time in formation of the government. Today BJP is forming the government. We have the absolute majority. शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। उधर सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद कांग्रेस अब बैकफुट पर तो है, लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वह नैतिकता की दुहाई तो दे ही रही है, बीजेपी पर पैसा फेंकने का भी आरोप लगा रही है। If you look at our Uttarakhand election, you look at Punjab, who is running these elections? It's the regional leaders who are running the elections. They are the people who fight the election, and they've been successful in Punjab, they've been successful in Goa, they've been successful in Manipur. But as far as the Congress party is concerned, we do need to make structural and organizational changes. That's a fact. It's not a question of soon enough. It's a question of how much money the BJP has thrown to steal the mandate of Manipur and Goa. That's the question. It's not how soon you went. It's with how much money they went. प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री जी और प्रजातंत्र के आगे नमन करने वाले प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी और वो क्या कर रहे हैं। मणिपुर में जबरन विधायकों को अगवा किया जा रहा है और गोवा में जनमत को चोरी करने की और डाका डालने की सौदेबाजी की जा रही है। उधर शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस विधायकों ने भी राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की, लेकिन अब फैसला सदन में ही होगा और पर्रिकर की पहली चुनौती सदन में बहुमत साबित करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह के पहले बड़ा ही नाटकीय एक घटना पेश आई। इससे पहले आज सुबह गोवा में मनोहर पर्रिकर सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस की दलील थी कि चुनाव में उसे ज्यादा सीटें मिली है, इसलिए उसे सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की दलील को खारिज कर दिया। गोवा में कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में मनोहर पर्रिकर को शपथ लेने से रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही मनोहर पर्रिकर को 16 मार्च को सुबह 11 बजे बहुमत साबित करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो तो बिल्कुल सही डायरेक्शन है, क्योंकि जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक होता है और दूसरा पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है उससे कम मिला है उनको सीट, और वो पार्टी दावा करती है मैं सरकार बनूंगा करके, ऐसी परिस्थिति में जब दोनों भी दावे करते हैं, जो जिसको ज्यादा नंबर मिला है वो भी करते हैं, जिसको कम नंबर मिला वो पार्टी भी करते हैं, उस परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट पहले करके उसके बाद जो लीडर चुने जाता है अपना असेंबली में, उनको पदवी ग्रहण कराना वो बराबर सही है, वो सही रास्ता है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कहा कि अगर आपके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या थी तो आपको राज्यपाल के आवास के बाहर धरना देकर विधायकों की संख्या के बारे में बताना चाहिए था। आपको समर्थन करने वाले विधायकों का हलफनामा पेश करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना विधायकों की संख्या से जुड़ा है। आपने राज्यपाल के सामने या अपनी याचिका में इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि आपके पास जरूरी समर्थन है। सरकार कोर्ट के फैसले को सही बता रही है। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि हमारे 13 लोग थे, बाकी दोनों पार्टियां एमजेपी और फॉरवर्ड पार्टी ने बाकायदा समर्थन दिया है, इंडिपेंडेंस ने दिया है, लिखकर गवर्नर को दिया है। मनोहर पर्रिकर जी ने नेता के रूप में जाकर 22 की संख्या राज्यपाल के सामने बताई है। कांग्रेस पार्टी जो इतना विलाप कर रही है वो एक बात बता दे कि 17 से उसके पास और कोई है क्या, अगर है तो कौन है, और क्या उन्होंने माननीय राज्यपाल जी को बताया है। इसमें कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे उठाए गए थे और विशेष रूप से जो मुद्दा था वो ये था कि माननीय राज्यपाल अपने संतोष को, जो संवैधानिक संतोष होता है,
जो संवैधानिक रूप से उनको अपना एक कर्तव्य निभाना होता है, उसके लिए ये अति आवश्यक है। ये हमारी दलील थी कि वो सबसे ज़्यादा आंकड़ों वाली पार्टी को कम से कम कंसल्ट करे, बातचीत करे। सरकार बनाने को बुलाने की तो दूसरी कड़ी होती है। सरकार का न्योता देने से पहले सिर्फ बातचीत करे, उनसे कंसल्ट करे। 2 दिन दिए हैं फ्लोर पे, संसद में, वहाँ के प्रदेश के संसद में अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए। कोर्ट ने दोनों पार्टियों को प्रोटेम स्पीकर का नाम देने को भी कहा है। मामले में सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। कांग्रेस ने प्रधान न्यायाधीश JS खेहर के आवास पर शनिवार शाम याचिका दायर की थी। इसी सिलसिले में विशेष पीठ का गठन किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होली की छुट्टियां चल रही हैं। रिपोर्ट APN। उधर मनोहर पर्रिकर चौथी बार गोवा के सीएम बने हैं। मंगलवार शाम को राज्य के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली। वो पहले ऐसे सीएम हैं जिनके पास IIT की डिग्री है। 61 साल के पर्रिकर को गोवा में बीजेपी को ताकतवर बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। 1994 में बने थे विधायक और 99 में पर्रिकर गोवा विधानसभा में अपोजिशन के लीडर बन गए। 1994 में पर्रिकर जब पहली बार विधायक बने, उस वक्त राज्य में बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें थीं, लेकिन पर्रिकर ने 6 साल में ही गोवा में बीजेपी को पहली बार सत्ता दिला दी। तो जाहिर सी बात है कि पर्रिकर एक बेहद अहम चेहरा है गोवा राजनीति के लिए, और रक्षा मंत्री के तौर पर भी उनका कार्यकाल बेहद सराहा गया था। लेकिन यदि 16 मार्च को वो फ्लोर टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो सबसे कम वक्त के लिए सीएम बनेंगे, महज 2 दिनों के लिए। लेकिन बीजेपी का दावा है और जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के पास पूरा बहुमत है। उधर गोवा के बाद अब मणिपुर में भी बीजेपी सरकार बना रही है और यह एक ऐतिहासिक कदम है। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर में पहली बार बीजेपी सरकार कल शपथ लेगी। बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 28 जबकि बीजेपी को 21 सीटें ही मिली थीं, लेकिन सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना रही है। गौरतलब है कि एन बीरेन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और उन्हें ही बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार बना दिया और दावेदार भी। मणिपुर में सियासी संकट हल होता दिख रहा है। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। मणिपुर में कल यानी 15 मार्च को बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबर है कि समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे। 11 मार्च को आए चुनावी नतीजों में भले ही बीजेपी को सत्ताधारी कांग्रेस से कम सीटें मिली हों, लेकिन अन्य दलों के सहयोग से बीजेपी नेता बीरेन सिंह ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। सोमवार को ही बीरेन को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। We need lot of development. We need lot of issues regarding youths, jobs, and I feel that it is very necessary that we should have stability in the state. लगातार 15 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे ओ इबोबी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को 21 सीटें मिली थीं। एनपीएफ के 4 और अन्य दलों के 7 विधायक चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। राज्य में बहुमत के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि 32 विधायक उसके साथ हैं। More expansion will be there. Request to the people of Manipur to cooperate with the newly coming BJP government. We will serve the peoples without having difference of caste, community, religions, hell or where everything. We will treat them as one, and our motto is equally develop and a united Manipur. ये पहला मौका होगा जब मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनेगी। इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री बीरेन सिंह बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री होंगे, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
उधर गोवा और मणिपुर में सरकार गठन की बीजेपी की कोशिशों के खिलाफ कांग्रेस ने आज संसद में हंगामा किया। कांग्रेस के सदस्यों ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए लोकसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने गोवा और मणिपुर के मामले पर लोकसभा में भी स्थगन प्रस्ताव दिया था। लोकसभा में गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी को केंद्र में सरकार होने का फायदा गोवा और मणिपुर में मिल रहा है। जिस मकसद से किया जा रहा है ये अनडेमोक्रेटिक है और ये तो लोकतंत्र का खून है। ये तो इट इज ए किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी और उनको मालूम है कि उनको बहुमत नहीं है, लोग भी उनको मेजॉरिटी नहीं दी है। इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि गोवा और मणिपुर में उनकी सरकार बने। ये तो पैसे का खेल है, आर्म ट्विस्टिंग है, डराना और धमकाना, ये सारी चीजें गवर्नर के ओर से उनके तरफ से सरकार कर रही है, उनको इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। नायडू ने कहा कि गोवा और मणिपुर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, वहां के कई दल बीजेपी के साथ आ गए हैं। ऐसे में राज्यपाल के सामने और कोई विकल्प नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के बारे में बात करना और राज्यपाल का अधिकार का दुरुपयोग करने के बात करना, जो हमारा कहावत है ना पुराना, बिल्ली सौ चूहे खा के हज यात्रा के लिए निकला, मगर कांग्रेस पार्टी जो आज कल प्रवचन दे रहे हम लोगों को, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, 2005 में झारखंड में सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी था, बहुमत बीजेपी के पास था, मगर उन्होंने जेएमएम को कांग्रेस का कहने से दबाव में आके उस समय उन्होंने शपथ दिलाया। कांग्रेस गोवा और मणिपुर में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने इन राज्यों में राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सबसे बड़ा दल होने के नाते उसे पहले सरकार गठन का मौका मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 16 मार्च को सुबह 10 बजे 12 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में 6 बार चुनाव जीत चुके पटियाला देहाती के विधायक ब्रह्म मोहिंद्रा का भी नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं मनप्रीत बादल का वित्त मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा राणा गुरजीत सिंह, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, साधु सिंह धर्मसोत, राकेश पांडे, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, ओपी सैनी, राणा केपी, अरुणा चौधरी का नाम भी चर्चा में है। भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्री बनने के लिए 3 बार विजेता होने का मानक तय किया है, लेकिन राहुल कोटे से आने वाले मंत्रियों के मामले में इस नियम को लचीला बनाया जाना तय माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि राहुल कोटे से दूसरी बार चुनाव जीते यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा, संगरूर से विजय इंदर सिंगला और पहली बार चुनाव जीतकर आए अमित विज का मंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बीच यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद पार्टी में असंतोष के स्वर मुखर होने लगे हैं। पार्टी के एक महासचिव बीके हरिप्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत बताई है। वहीं पार्टी के एक और नेता संदीप दीक्षित को तो इस पराजय के लिए उपाध्यक्ष राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। राहुल गांधी ने भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए संगठन में व्यापक बदलाव के संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि पी चिदम्बरम ने भी कांग्रेस के अंदर गंभीर बदलाव के संकेत दिए हैं और कहा है कि ये सही वक्त है कि जब ये बदलाव किया जाए ताकि कांग्रेस की खत्म होती साख को लौटाया जा सके। राहुल गांधी को समझ में आने लगा है कि या तो वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं या फिर देश की राजनीति उनके लिए नहीं है। बीजेपी की आक्रामक कांग्रेस मुक्त भारत की रणनीति ने 3/4 देश से पार्टी की जमीन छीन ली है। यूपी और उत्तराखंड में हुई शर्मनाक हार ने उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेने को मजबूर कर दिया है। We are in the opposition and you have ups and downs. So we had a little down in UP, which is fine, we accept it.
But we have an ideological fight with the BJP and we will continue to do that. Our fight with the BJP is an ideological fight. What the BJP has done in Manipur and it has done in Goa is basically the ideology of the BJP, and that is what we are fighting. As far as the Congress party is concerned, we do need to make structural and organizational changes. That's a fact. राहुल गांधी रणनीति, प्रदर्शन और संगठन तीनों स्तर पर कमजोर साबित हुए हैं। कहना न होगा कि राहुल के नेतृत्व में पिछले 5 साल में कांग्रेस ने 24 चुनाव हारे हैं। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में 2012 की 28 सीटों के मुकाबले महज 7 सीटें ही हासिल हुई हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए भी जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। राजनीतिक परिपक्वता के लिए 5 साल का वक्त काफी होता है, बशर्ते अहम मुद्दों पर संघर्ष के बीचों बीच छुट्टी पर चले जाने का वक्त ना जोड़ा जाए तो। ऐसे में पार्टी में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर असंतोष साफ नजर आने लगा है। ताजी मिसाल है बीके हरिप्रसाद की, जिन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए भी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उड़ीसा पंचायत चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत बताई। देखिए, मैं उड़ीसा लोकल बॉडी चुनाव जो है इसमें हम लोग बुरी तरह हारे हैं, इसका जवाबदारी लिया हूँ। उसका डिटेल रिपोर्ट मैं कांग्रेस अध्यक्षा को लिखा हूँ, बाकी जो भी निर्णय कांग्रेस अध्यक्षा लेंगे वो। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने भी गांधी परिवार को बचाते हुए पार्टी की बुरी हालत को लेकर गहरी निराशा जाहिर की है। Such results are not new in the history of the political history of this country, and many times even the Congress won. Decades and decades we are ruling UP, and even in 1980, the Congress under the leadership of captured many seats. यही नहीं, इससे पहले शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सत्यव्रत चतुर्वेदी भी संगठन में सर्जरी की जरूरत की बात कह चुके हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इससे ये भी जाहिर होता है कि इस हार के बाद पार्टी के भीतर सत्ता का संघर्ष तेज होगा। मोदी के लिए कसीदे पढ़ने को लेकर पी चिदम्बरम पर भी निशाना साधा जा रहा है। जनभाषा में कहा जाए तो सूत न कपास, कोरियों के घर में लट्ठम लट। वहीं पार्टी को चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक जून से पहले संगठनात्मक चुनाव कराने ही होंगे। ऐसे में बीके हरिप्रसाद के इस्तीफे को कांग्रेस के कामराज प्लान की तरह देखा जा रहा है। बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि वो राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखना ये है कि कांग्रेस के कितने बड़े नेता राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए अपने हाथ कटवाने को तैयार होंगे। अंशुमन त्रिपाठी, APN। और राहुल गांधी जब से राजनीति में आए हैं तो कुल मिला के छोटे बड़े चुनावों को अगर जोड़ ले तो लगभग 22वीं हार है ये जिसका सामना कांग्रेस कर रही है। और हर बार राहुल गांधी को बचाने की कोशिश चलती रही है, गांधी परिवार को बचाने की कोशिश चलती रही है, लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा लग रहा है और कांग्रेस के अंदर कई आवाजें निकल रही हैं। उधर यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद समाजवादी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है। पार्टी के कुछ नेताओं ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह के सम्मान की पुनर्स्थापना की मांग शुरू कर दी है। वहीं चुनावी हार पर समीक्षा करने के लिए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों, निर्वाचित विधायक और अन्य सदस्यों की बैठक 16 मार्च को बुलाई गई है। उधर बसपा के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी विश्लेषक तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बसपा की जो स्थिति बनी है उसके लिए काफी हद तक मायावती क्या खुद जिम्मेदार हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भारी बहुमत से जीत की उम्मीद लगाए बैठी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश के खिलाफ पार्टी के भीतर से विरोध तेज हो गया है। पार्टी के नेता मुलायम सिंह को नेतृत्व सौंपने की मांग उठाने लगे हैं। इन नेताओं का कहना है कि अखिलेश ने इन चुनाव को अपना इम्तिहान बनाकर बागडोर अपने हाथ में ली थी। अब उन्हें पार्टी नेताजी के हवाले कर देनी चाहिए। वो अपने ही पिता को बाहर करने का, पार्टी के संस्थापक को बाहर करने का, तमाम पुराने लोगों को अपमानित करने का, अब जीत न सही, पार्टी की बहुत बुरी तरह बर्बादी सही, बहुत बुरी हार ही सही, इस हारी हुई और बहुत कमजोर पार्टी को भी अब अखिलेश जी का कर्तव्य है कि जाएं और अपने वचन के अनुसार नेताजी को वापस कर दें। सपा नेता सीपी राय ने यह भी कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो जीते हैं जिन्हें मुलायम और शिवपाल ने टिकट दिए थे। तमाम अवरोधों के बावजूद शिवपाल आसानी से चुनाव जीतने में कामयाब रहे।
इन नेताओं का कहना है कि अपने पिता से पार्टी की बागडोर छीनना अखिलेश यादव को महंगा पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता की तरह जमीन पर उतरकर कभी काम नहीं किया। वो हमेशा जनता से दूर रहने वाली युवा टोली की घेरेबंदी में उलझे रहे। अखिलेश को तजुर्बेकार कार्यकर्ताओं के बजाय चुनाव प्रबंधन कंपनियों पर भरोसा करना महंगा पड़ रहा है। उनके चुनावी भाषणों में क्षेत्रीय समस्याओं की अनदेखी नजर आती रही है। अखिलेश के अलावा विपक्ष को जवाब देने के लिए पार्टी के पास एक भी वरिष्ठ नेता नहीं था। और जब कांग्रेस विरोध से 3 दशक तक पार्टी ने अपनी जमीन बनाई तो ऐसे में कांग्रेस से समझौता मतदाता को कतई गले नहीं उतरा। उन्हें समाजवादी परिवार की कलह को खत्म कर मुलायम सिंह और चाचा शिवपाल को चुनाव अभियान में शामिल करना चाहिए था। तो समाजवादी पार्टी तो संघर्ष की पार्टी है, हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष के बल पर जब भी हम लोग सत्ता में आए हैं संघर्ष के बल पर आए। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है और फिर संघर्ष करके फिर आए। 2012 में 224 सीटें जीतने वाली सपा को इस बार महज 47 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2012 में सपा को 29.29% वोट हासिल हुए। इस बार 7% घटकर 22% पर रह गए। तब मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और मुलायम सिंह की नजर यूपी के गांवों पर थी। लेकिन नेताजी ने ये जीत बेटे के नाम कर दी और अखिलेश की ताजपोशी कर दी। अखिलेश गांव भूल गए और लैपटॉप, स्मार्टफोन और एक्सप्रेसवे की बातें करते रहे। गांव से कनेक्शन टूटते ही नुकसान नजर आने लगा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठे जो परिवार में कलह की वजह बन गए। ऐसे में एक बार फिर पार्टी आत्मसंघर्ष से गुजरती नजर आ रही है। वहीं बसपा के सामने भी वजूद का सवाल खड़ा हो गया है। 2007 में 207 सीटें और 2012 के विधानसभा चुनाव में 84 सीटें पाने वाली बसपा को इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। तो वहीं वोट शेयर में भी सपा से मामूली बढ़त यानी 22% है। आलम तो यह है कि इतने कम विधायकों के दम पर मायावती को राज्यसभा में अपनी सीट बचाना तक मुश्किल हो जाएगा। दरअसल दम यानी दलित मुस्लिम समीकरण की वजह से चुनाव में पार्टी का दम निकल गया। मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा खड़े करने से दलित बीजेपी के साथ हो गया तो मुसलमान बंट गया। ऐसे में संदेह है कि दलित वोटर प्रदेश में 5 साल बाद मायावती के पास लौटेगा। मगर अब सवाल उठता है कि गठबंधन से दूर भागने वाले मायावती को बसपा के अस्तित्व बचाने के लिए क्या गठजोड़ के लिए मजबूर होना पड़ेगा? अमित यादव, एपीएन। इस बीच उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अब बीजेपी हाईकमान को तय करना है कि वो सत्ता की बागडोर किस युवा चेहरे को सौंपने का मन बना चुका है या फिर कोई वरिष्ठ नेता लखनऊ की गद्दी पर बैठेगा। देखते हैं ये रिपोर्ट कि आखिर कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहा है और जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी हाईकमान सोच अपनी बना सकती है। यूपी में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर राजनीतिक गलियारों में चल रहे कयासों पर अब सबकी नजर है। सबका सवाल एक ही है कि आखिर यूपी की कमान किसको मिलेगी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नामों को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव विधायकों की राय जानने 16 मार्च को लखनऊ पहुंच रहे हैं। एक नजर डालते हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल इन दावेदारों पर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह साल 2000 से 2002 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। केंद्रीय मंत्री और 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। बतौर स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह यूपी के मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान 26 दिनों तक सूबे में जमे रहे। 1964 से वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और यही बात उन्हें एक ऐसा सियासी चेहरा बनाती है जो जमीनी स्तर पर लोगों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। मनोज सिन्हा लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं। 1996, 1999 और 2014 में लोकसभा सांसद के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। इस समय पूर्वी यूपी की गाजीपुर संसदीय सीट से सांसद हैं। उनकी संसदीय सीट से विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने शानदार प्रदर्शन किया है। IIT BHU से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल है। मोदी कैबिनेट में रेल राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के बेहद करीबी हैं। प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। भूमिहार वर्ग से आते हैं जिनकी संख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों तक ही सीमित है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सफलता में योगदान दिया। इस समय राज्य की फूलपुर सीट से सांसद हैं। आरएसएस, विहिप, बजरंग दल और बीजेपी में कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।
बेहद साधारण किसान परिवार में जन्मे, जीवन यापन के लिए चाय और अखबार बेचने का काम भी कर चुके हैं। राम जन्मभूमि और गोरक्षा और हिंदू हित के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व कर जेल भी जा चुके हैं। कोई समाज से आते हैं। इस वर्ग के लोगों को बीजेपी से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई। श्रीकांत शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। मथुरा से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। राज्य में बीजेपी का प्रमुख आधार माने जाने वाले ब्राह्मण समाज से हैं। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए बीजेपी की छात्र विंग एबीवीपी से जुड़े। बीजेपी प्रमुख अमित शाह के करीबियों में शुमार किए जाते हैं। साफ सुथरी छवि वाले नेताओं में गिने जाते हैं। सुरेश खन्ना, यूपी की शाहजहांपुर सीट से 8 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। इस बार भी सपा प्रत्याशी को हराकर विधायक बने। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। कल्याण सिंह के नेतृत्व में यूपी में बनी बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जमीनी नेता की छवि है और यही कारण है कि करीब 3 दशक से मुस्लिम बाहुल्य सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की छवि फायर ब्रांड नेता की है। अमेठी में उन्होंने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। यूपी चुनाव से पहले ही उन्हें यूपी में सीएम चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। स्मृति न सिर्फ स्टार प्रचारक हैं, बल्कि अच्छी वक्ता भी हैं। स्मृति की छवि आदर्श बहू की है, जिसके चलते महिलाएं उन्हें खासा पसंद करती हैं। महेश शर्मा वर्तमान सांस्कृतिक मंत्री और पेशे से चिकित्सक हैं। महेश शर्मा को आरएसएस का करीबी माना जाता है। महेश शर्मा नोएडा से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। संतोष गंगवार का रोहिलखंड के इलाके में दबदबा है। लगातार 7 बार बरेली से सांसद रहे हैं संतोष गंगवार। वित्त राज्य मंत्री बनने से पहले गंगवार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस राज्य मंत्री थे। 1999 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 1989 के बाद से ही गंगवार बीजेपी की स्टेट वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे। पार्टी उनका नाम पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर आगे कर सकती है। सुनील बंसल, टिकट बंटवारे में सुनील बंसल सर्वे सर्वा रहे। तेज तर्रार और युवा चेहरे के तौर पर बंसल संघ की भी पसंद है और संगठन की भी। प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी के रूप में सक्रिय रहे सुनील बंसल। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गोवा की तरह यूपी में भी पीएम मोदी केंद्र से सीएम भेजना पसंद करेंगे या फिर हरियाणा की तरह गैर चर्चित शख्स को यूपी का सीएम बनाया जाएगा। अगर उत्तराखंड को लेकर पीएम के ट्वीट को माना जाए तो मोदी किसी साफ सुथरी छवि वाले युवा चेहरे को यूपी में भी तरजीह दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन राज्य की जनता को 14 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी से कई उम्मीदें हैं। ऐसे में राज्य में सरकार बनते ही कई चुनौतियां बीजेपी सरकार के सामने आ जाएंगी और समय रहते राज्य सरकार को इसमें निर्णायक कदम भी उठाने होंगे। डालते हैं नजर कि आखिर मुख्य चुनौतियां कौन सी होगी उत्तर प्रदेश की नई सरकार के सामने। यूपी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार जनसभाओं में कहा था कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे और मंझोले किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के नाते नहीं, लेकिन यूपी के सांसद के नाते मैं आपको वादा करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के पास सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। ऐसे में पीएम के किसानों को किए गए वादे पर सबकी नजरें रहेंगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि यूपी का सांसद होने के नाते वह इस बात की खुद निगरानी करेंगे कि यूपी की सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं। प्रधानमंत्री ने चुनाव के बीच में ही शमशान और कब्रिस्तान का भी मुद्दा उठाया था। सपा की सरकार पर उन्होंने यह आरोप लगाया था कि सरकार कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए पर्याप्त धन तो दे रही है, लेकिन शमशान के लिए वह कोई सुविधा नहीं दे रही है। ऐसे में नई सरकार का शमशान और कब्रिस्तान को लेकर क्या रुख रहेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी ओर चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बार बार कहा था कि यूपी में कॉलेज और स्कूलों के बाहर हो रही छेड़खानी को रोकने के लिए एंटी रोमियो टीम बनाई जाएगी। इस चुनाव में 3 तलाक का मुद्दा भी काफी गूंजा था। पार्टी ने कहा था कि इस मुद्दे को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी ताकि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा मिल सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस मुद्दे को और धार देगी ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बुंदेलखंड विकास बोर्ड और पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन की भी बात कही थी।
पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद इसका गठन कर इन इलाकों के विकास का भी दबाव नई सरकार पर होगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं पूर्वांचल में भी उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। नई सरकार को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में किए गए अपने कई वादे पूरे करने होंगे, क्योंकि आम चुनावों में सभी दल बीजेपी से हिसाब मांगेंगे। इस सरकार के पास कोई बहाना भी नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो यूपी में बीजेपी की सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल आम हो रहा है। मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां कौन कौन सी होंगी, इस पर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जाहिर सी बात है कि कई मंत्री होंगे जो अपने अपने विभागों की चुनौतियों का सामना करेंगे और उन चुनौतियों को पूरा करेंगे। ये सवाल अब और भी ज़्यादा तेजी से पूछा जा रहा है कि अब इस नए निजाम में मंत्रियों के अलावा वजीर यानी मंत्री बनने की दौड़ में कौन कौन से नाम आ जाएंगे, वजीर कौन होगा। बीजेपी ने पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक प्रचंड बहुमत हासिल किया है। चौतरफा मिले जनादेश के सम्मान के लिए बीजेपी क्षेत्रीय, जातीय और वर्गीय संतुलन के साथ ही आधी आबादी को भी मंत्रिमंडल में तरजीह देगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके लिए उच्च स्तर पर बैठकों का दौर जारी हो गया है। यूपी में मुख्यमंत्री समेत 60 लोगों का मंत्रिमंडल बनना है। 14 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल बीजेपी के कई बड़े नेता इस चुनाव में जीते हैं। दिग्गज नेताओं की ही संख्या इतनी हो गई है कि मंत्रिमंडल पूरा हो जाए, लेकिन विधायकों की बड़ी भीड़ में मंत्रियों का चयन करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी में दल बदल कर आने वाले कई बड़े दावेदार भी हैं। ऐसे लोगों पर पार्टी कितना भरोसा करेगी, ये तो वक्त की बात है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो बीजेपी के टिकट पर जीत गया वो हमारी पार्टी का है। ऐसे में जाहिर है कि दूसरे दलों से आए कुछ दिग्गजों को मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलेगी। आर्थिक संभाग में बंटे 4 हिस्सों में पश्चिम, पूर्वांचल, मध्य और बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व होना लाजमी है। वैसे ही बुंदेलखंड में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी ने इस बार चारों तरफ कमल खिलाया है। पढ़ लो आसमान में लिखी इबारत खुली, सिंहासन खाली करो, मोदी आ रहे दिल्ली, के मोदी आ रहे दिल्ली। जातीय स्तर पर पिछड़ों के साथ सवर्ण और दलितों की नुमाइंदगी भी एक अहम चुनौती है। बीजेपी ने इस बार चुनाव में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को सबसे प्रमुख मुद्दा बनाया। ऐसे में महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलेगा। मंत्रिमंडल में युवाओं को इसलिए मौका मिल सकता है कि सरकार ने समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने का वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विशेष प्रतिनिधित्व के लिए वहां से जीते विधायकों को भी मौका मिल सकता है। बीजेपी अपने संगठन के कुछ प्रमुख नेताओं को भी मंत्रिमंडल में अवसर दे सकती है। साथ ही यूपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले नेताओं का भी मंत्री बनना तय है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में राधा मोहन दास अग्रवाल, हृदय नारायण दीक्षित, सतीश महाना, जय प्रताप सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, जगन प्रसाद गर्ग, धर्मपाल सिंह, राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह, उपेंद्र तिवारी, दल बहादुर, सत्य प्रकाश अग्रवाल, कृष्णा पासवान, राजेश अग्रवाल, श्री राम सोनकर, वीरेंद्र सिंह सिरोही, रमापति शास्त्री, अक्षयवर लाल जैसे कई लोगों को अलग अलग समीकरण की वजह से मौका मिल सकता है। नेता प्रतिपक्ष रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य हों या एनसीपी के नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह और राष्ट्रीय लोकदल के नेता रहे दलवीर सिंह की भी मंत्रिमंडल के लिए दावेदारी बढ़ गई है। लखनऊ में कैंट और मध्य क्षेत्र से विजयी रीता बहुगुणा जोशी और ब्रजेश पाठक दूसरे दल से आए हैं, लेकिन वरिष्ठता को देखते हुए इन्हें मौका मिल सकता है। लखनऊ पूर्वी के आशुतोष टंडन भी मजबूत दावेदार हैं। साथ ही पंकज सिंह, अनुराग सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, अवतार सिंह भड़ाना और महेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है। अयोध्या में मंत्री को हराकर खोई प्रतिष्ठा वापस लाने वाले वेद प्रकाश गुप्ता, मधुबन में पहली बार कमल खिलाने वाले दारा सिंह चौहान और नकुड़ में पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी को भी मौका मिल सकता है। वैसे बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, लेकिन शपथ दिलाने के बाद उन्हें विधान परिषद की सदस्यता दे सकते हैं। बीजेपी इस बार महिलाओं को मंत्रिमंडल में भरपूर भागीदारी दे सकती है। इनमें प्रदेश महामंत्री अनुपमा जायसवाल, प्रदेश मंत्री नीलिमा कटियार, महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वाति सिंह, रानी पक्षालिका सिंह के अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मंत्री गायत्री प्रजापति को शिकस्त देने वाली अमेठी की रानी गरिमा सिंह को भी मौका मिल सकता है।
बुंदेलखंड में झांसी के रवि शर्मा का नाम सबसे प्रमुख लोगों में शुमार है। वो पिछली बार भी चुनाव जीते थे, लेकिन वहां पिछड़ी जाति का बीजेपी के प्रति झुकाव को देखते हुए इस वर्ग से भी प्रतिनिधित्व मिलना तय माना जा रहा है। कुर्मी बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने वाले मानिकपुर से जीते और पूर्व सांसद आर.के. पटेल को मौका मिल सकता है। मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास मंत्रिमंडल में भी चलेगा। बीजेपी के सहयोगी अपना दल के 9 और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 4 विधायक जीते हैं। केंद्र में अपना दल कोटे की मंत्री अनुप्रिया पटेल की पसंद पर उनकी पार्टी का मंत्री होगा, जबकि भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद से जीते ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अनुप्रिया की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. वर्मा को मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात करते हैं एमसीडी चुनाव की। चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 22 अप्रैल को मतदान और 25 अप्रैल को मतगणना होगी। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से एमसीडी चुनाव कराए जाएं। केजरीवाल के इस आदेश से उपराज्यपाल से टकराव के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम के जरिए ही एमसीडी चुनाव किए जाएंगे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दरअसल यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की जीत विपक्ष को कतई गले नहीं उतर रही, इसलिए दिल्ली के एमसीडी चुनाव में गैर बीजेपी दल जोखिम लेने की हालत में नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं कि ईवीएम में किसी भी तरह की जालसाजी होने का अंदेशा है। इसलिए एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही आयोग ने ये भी साफ कर दिया कि मतदान ईवीएम के जरिए ही होगा। एक व्यू है कि उससे होना चाहिए बैलेट पेपर। साहब हमने कहा, मैंने अपने कमेंट भेज दिए हैं। तो क्या लगता है कि अभी तैयारी तो ईवीएम की है ना? तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजनीतिक दलों की मांग पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना लाजमी है। केजरीवाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि इसके लिए जल्द औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं और निगम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव बैलेट से कराया जाए, इसकी डिमांड कांग्रेस पार्टी ने की है, सीपीआई ने की है, सीपीएम ने की है, आरजेडी ने की है, जेडीयू ने की है, एनसीपी ने की है, आम आदमी पार्टी ने की है। तो आज इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्य सचिव को कहा है कि इसका एक प्रस्ताव बनाकर आगे भेजा जाए और दिल्ली के चुनाव नगर निगम के बैलेट पेपर से कराए जाए। नगर निगम चुनाव कराने का जिम्मा दिल्ली सरकार का ही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के आदेश का कितना पालन होता है और दिल्ली सरकार के इस आदेश पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल क्या रुख अपनाते हैं। रजत मिश्रा, एपीएन। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। और अगले महीने होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। पार्टी नेता इसे लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वास्तव में बीजेपी आम आदमी पार्टी को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसके लिए वह हर संभव प्रयास कर रही है, नई रणनीति बना रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मनोज तिवारी पर है। बीजेपी की नई रणनीति पर गौर करें तो वह वर्तमान पार्षदों के टिकट काटने पर विचार कर रही है और उनकी जगह नए और युवा चेहरों को उतारा जाएगा। पिछले 10 साल से नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी तीसरी बार भी मौके की तलाश में है और इसे किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से एमसीडी और उसमें तकरार होती रही है। आम आदमी पार्टी समय समय पर बीजेपी शासित एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाती रही है। ऐसे में बीजेपी ने साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों पर दाव लगाने का फैसला किया है। सभी से विचार करने के बाद एक सर्वसम्मत निर्णय आया है कि हम इस चुनाव में नए चेहरों को लाएंगे, युवाओं को मैक्सिमम मौका देंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मौजूदा पार्षदों के प्रति लोगों की नाराजगी से निपटा जा सके। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो फिलहाल तीनों नगर निगम की 272 सीटों में से बीजेपी के पास 139 सीटें हैं। उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम बीजेपी के पास हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर अमित शाह से मिलने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को 19 मार्च को रामलीला मैदान में बुलाया गया है। पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं को न्योता भेजा है जिन्हें बूथ स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में मुकाबला कांटे का हो सकता है क्योंकि विरोधी आम आदमी पार्टी भी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। वैसे भी उसे पंजाब और गोवा में निराशा हाथ लगी है। ऐसे में अब उसका पूरा ध्यान दिल्ली पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और एक नजर डालते हैं देश भर की कुछ और बड़ी खबरों पर, नेशनल टॉप 5 खबरों पर। मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आयरन लेडी इरोम शर्मिला के लिए किसी बड़े हादसे से कम नहीं साबित हुए। उन्हें महज 90 वोट मिले हैं। इरोम शर्मिला का कहना है कि बीजेपी ने पैसे और अपने बाहुबल का दम दिखाकर विधानसभा चुनाव जीता है। हालांकि उनका दावा है कि वो अप्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगी, लेकिन राजनीति में वो ब्रेक लेना चाहती है। वहीं इरोम ब्रेक लेने के लिए केरल जाना चाहती है। इरोम कुछ समय के लिए एकांतवास चाहती है और इसके लिए वो केरल में एक महिला आश्रम में लगभग 1 महीने के लिए रहेंगी। कांग्रेस को अपनी ही प्रवक्ता और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी की एक पुरानी तस्वीर साझा की गई। अंग्रेजी में कैप्शन लिया गया, जिसमें राजीव गांधी के नाम के आगे तो श्री लिखा था, लेकिन प्रणब मुखर्जी के नाम के आगे नहीं। इसी पर शर्मिष्ठा भड़क गई। राष्ट्रपति की बेटी ने नाराजगी भरा ट्वीट किया कि प्रणब मुखर्जी के नाम के आगे श्री लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इतनी शालीनता तो कांग्रेस को दिखाना चाहिए। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर फरवरी महीने में बढ़कर 39 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। फरवरी में खाद्य सामग्री और कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई दर 6.55% पर पहुंच गई है। जनवरी में थोक महंगाई 5.25% पर थी। केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों में फरवरी के दौरान खाद्य सामग्री की कीमतों में महंगाई 2.69% बढ़ी है, जबकि जनवरी में खाद्य कीमतों में 0.56% की गिरावट दर्ज की गई थी। फरवरी में महंगाई बढ़ने के लिए अनाज, चावल और फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेटीएम और मोबीक्विक जैसी डिजिटल वॉलेट्स में आपस में पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर पेटीएम चला रहे हैं तो आप पेमेंट किसी दूसरे डिजिटल वॉलेट से भी कर सकते हैं। सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को रफ्तार देने के लिए रिजर्व बैंक जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए डिजिटल वॉलेट्स को एक साथ जोड़ देगा। आरबीआई जल्द ही डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर और केवाईसी नियमों के लिए गाइडलाइंस लाने वाला है। बिहार के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का सरगना निखिल प्रियदर्शी आखिरकार पुलिस के चंगुल में आ ही गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस 1 महीने से खाक छान रही थी। उसे उत्तराखंड से एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे बिहार लाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि निखिल प्रियदर्शी को एसआईटी की टीम ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो ऋषिकेश मंदिर में पूजा करने जा रहा था। उत्तर 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत के बाद आज सुबह से ही बाजारों में तेजी का रुख देखने को मिला, जहां डॉलर की तुलना में रुपया 43 पैसे मजबूत हुआ और पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा चढ़ा। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी में भी काफी उछाल देखा गया। कुल मिलाकर इस पूरी खबर को बाजार के लिए एक अच्छी खबर कहा जा सकता है। बाजार के जानकारों का कहना है कि यूपी के ऐतिहासिक जनादेश के बाद सरकार आर्थिक सुधारों को लेकर और ठोस कदम उठा सकती है, जिससे देश में काफी संरचनात्मक बदलाव होंगे। विश्लेषकों का मानना है कि यूपी में बीजेपी को निर्णायक जनादेश मिलने से सरकार के आर्थिक सुधारों के एजेंडे को बल मिलेगा और राज्यसभा में भी उसकी स्थिति मजबूत बनेगी। जानकारों का मानना है कि संसद के मौजूदा बजट सत्र और जीएसटी बिल पर अहम प्रगति पर भी बाजार की निगाहें रहेंगी। सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने के प्रयास में है। उधर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 27 साल के एक छात्र ने दक्षिण दिल्ली के मुनिरका इलाके में सोमवार शाम डिप्रेशन के चलते कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक रजनी कृष्ण नाम का यह युवक जेएनयू में एमफिल का छात्र था। पुलिस के मुताबिक कृष्ण निजी कारणों को लेकर डिप्रेशन में था, जबकि उसके दोस्तों ने उसका फेसबुक पोस्ट साझा किया जिसमें उसने एमफिल और पीएचडी के दाखिले में कथित भेदभाव का आरोप लगाया था। उसने 10 मार्च को अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि एमफिल पीएचडी एडमिशन में कोई समानता नहीं है, मौखिक परीक्षा में कोई समानता नहीं है। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि उन्हें अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जो सुबह एक पैंट मांग रहा था किसी से कि आप अपनी पुरानी पैंट दे दो, मैं होली खेलने जा रहा हूँ, और अचानक जब पता चले कि वही लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया तो हमारे लिए तो बहुत ही डरावनी सी खबर थी। जब उसी लड़के की जब हमने बॉडी लटकी हुई देखी उस पंखे से।
उधर यूपी के बहुचर्चित बलात्कार मामले में फरार चल रहे आरोपी और यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ पुलिस ने गायत्री प्रसाद प्रजापति पर शिकंजा कसने के लिए उनके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गायत्री के बेटों ने आरोपियों को शरण दी थी। इससे पहले पुलिस ने गायत्री के गनर चंद्रपाल को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को पुलिस ने छापा मारकर रुपेश, विकास और पिंटू को गिरफ्तार किया। इस बीच पुलिस सूत्रों के अनुसार गायत्री मंगलवार या बुधवार को कोर्ट में समर्पण कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट और आसपास के इलाकों में सादे कपड़ों में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। संसद ने शत्रु संपत्ति कानून संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा ने इस विधेयक में राज्यसभा में किए गए संशोधनों की मंजूरी प्रदान करते हुए इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया है। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। शत्रु संपत्ति संशोधन बिल यानी एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया। सदन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बिल को लेकर हुई चर्चा में सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। वो लोग बराबर एक्स ग्रेसिया क्लेम्स वो करते थे और अपनी सारी संपत्तियां छोड़कर आने पर जो बाध्य हो गए थे वे ही लोग करते थे, अन्य कोई दूसरा एक्स ग्रेसिया क्लेम नहीं करता। लंबी चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बिल को लेकर वोटिंग कराई, जिस पर सभी सदस्य सहमत हुए। इस बिल में विभाजन या युद्ध के बाद गए लोगों की छूटी प्रॉपर्टी के दावों से निपटने के प्रावधान है। करीब 50 साल पुराने शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन संबंधित बिल को राज्यसभा पास कर चुका है। इस बिल में युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन पलायन कर गए लोगों की तरफ से छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। विभाजन या युद्ध के बाद गए लोगों की छूटी प्रॉपर्टी के दावों से निपटने के प्रावधान है। इसके मुताबिक पलायन करके वहां की नागरिकता लेने वाले लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पर कड़ी आपत्ति जताई है। उसने धमकी दी है कि अगर इस सैन्य अभ्यास को रोका नहीं गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उत्तर कोरिया ने चेताते हुए कहा है कि इस स्थिति में वह हमला भी कर सकता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 24 मार्च तक चलेगा। इस बीच भारत पूरी स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है और दक्षिण कोरिया से संपर्क में है। और आज के दिन के इतिहास की बात कर लेते हैं। आज 14 मार्च है और 14 मार्च किन घटनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये जान लेते हैं। 14 मार्च 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का तत्कालीन बॉम्बे के सिनेमाघरों में प्रदर्शन शुरू हुआ था और 14 मार्च 1932 में मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जर्मनी के उल्म शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था। 14 मार्च 1955 में राजकुमार महेंद्र नेपाल के राजा बने थे और 14 मार्च 1965 में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान का जन्म हुआ। 14 मार्च 1976 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। और आज मशहूर संगीतकार, लेखक, गायक और निर्देशक श्रीनाथ त्रिपाठी का जन्मदिन है। श्रीनाथ त्रिपाठी यानी एस.एन. त्रिपाठी को बहुत ज़्यादा नई पीढ़ी तो नहीं जानती है, लेकिन वो पहले संगीतकार हैं जिन्होंने अपने गीत में जय हिंद शब्द का इस्तेमाल किया। एस.एन. त्रिपाठी ने फिल्म चंदन से संगीत निर्देशन की शुरुआत की। उसके बाद जन्म जन्म के फेरे, रानी रूपमती, संगीत सम्राट तानसेन और लाल किला फिल्मों में उन्होंने संगीत निर्देशन किया। यहाँ तक कि भोजपुरी फिल्म विदेशिया के संगीत निर्देशन के लिए भी उनको जाना जाता है। एस.एन. त्रिपाठी की खूबसूरत और मधुर संगीत के साथ आज देश की बात का सफर खत्म करती हूँ। नमस्कार।